देखिए, जो हायरार्की का सिस्टम है उसमें ज़िलों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के नुमाइंदे होते हैं, तो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अब जैसे घर तोड़ देते हैं, अब क्राइम तो क्रिमिनल तो एक है ना, उसकी फैमिली ने तो क्राइम नहीं किया, तो आप उसका घर तोड़ देंगे। सर, ओबीसी और जनरल्स और एससी एसटी जैसे जनरल्स को आई थिंक 6 अटैम्प्ट्स मिलते हैं और ओबीसी को 9 अटैम्प्ट्स और एससी एसटी को अनलिमिटेड, तो ये सर थोड़ा पार्शियलिटी नहीं लगती? हम तो जोगी हो गए, अब कोई भी मौसम हो, गम या खुशी का हम तो जोगी हो गए। हेलो एंड वेलकम टू टेबल टॉक, ये पॉडकास्ट जहाँ कोई भी टॉपिक ऑफ द टेबल नहीं है। मैं हूँ आज आपका होस्ट हम्माद और आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर अनीस अंसारी साहब। डॉक्टर अंसारी साहब 1973 बैच के यूपी कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और आप एपीसी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर की पोस्ट से रिटायर हैं। उसके बाद आप ख्वाजा मोइनुद्दीन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। सर कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम है। सर, आपने सिविल सर्विसेज क्यों चूज़ की और ये कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए कि आप उस टाइम 73 में ऑल इंडिया लेवल पे सेकंड रैंकिंग लेके आए? ये कैसे पॉसिबल हो पाया? मेरे घर का जो माशी बैकग्राउंड है, इकनॉमिक बैकग्राउंड है, वो बहुत अच्छा नहीं था। हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे वाले साहब तहसील में एक बहुत छोटी सी पोस्ट होती है कलेक्शन अमीन की, उसमें काम करते थे और बड़े भैया के पास एक छोटी सी दुकान थी, तो हमारे वसाइल जो है इकनॉमिक बड़े नहीं थे। लेकिन अलीगढ़ में हमें ये ओपनिंग मिल गई कि वहाँ पर हमारे वक्त में मैंने एलएलबी और एलएलएम में टॉप किया था और रिसर्च ज्वाइन कर ली थी, पीएचडी लॉ में। तो उसी ज़माने में मेरे क्लास फेलो नसीम अहमद, जो बाद में वाइस चांसलर हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी रहे, तो उन्होंने जुडिशल सर्विसेज में टॉप किया था यूपी के। तो उनको जब मैंने मुबारकबाद दी तो उन्होंने मुझे हौसला मेरा बढ़ाया और कहा कि मुझे भी बैठना चाहिए। तो उनके कहने के बाद फिर मेरा दिमाग सिविल सर्विसेज की तरफ गया, वरना मैं अलीगढ़ में लॉ पढ़ा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और उसमें खुश था, मुझे पढ़ाने में मज़ा आता था। फिर मेहनत की, हम लोग 8-10 लोगों ने मिल के मेहनत की थी। उसमें 10 में से 4 ने रिटन में क्वालिफाई किया था और 2 फाइनली एक ही साथ आ गए। नसीम अहमद हमसे 1 साल सीनियर हो गए, वो पहले आ गए थे हरियाणा कार्डर के। मैं यूपी कार्डर में आया 73 में। और एक हम लोगों के ज़माने के अकरमुल जब्बार साहब थे, जो मेरे वतन के फ़तेहपुर के थे। उन्होंने भी सर्किटस रास्ते थे, पहले वो शायद यूपी की सिविल सर्विसेज में आए, फिर इनकम टैक्स में आए, इस तरह उन्होंने भी काम किया। तो चैलेंज बहुत बड़ा था और रिसोर्सेज भी उतने नहीं थे, लेकिन हम लोग पढ़ने में बहुत तेज़ थे, बहुत मेहनती थे। 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना हमारे लिए बिल्कुल एक रूटीन सा था। कभी ये नहीं लगता था कोई बहुत ज़्यादा पढ़ रहे। तो हमारे सारा ग्रुप जो है पढ़ने लिखने वाला था, तो इस वजह से अल्लाह का करम हुआ, निकल गया। उस टाइम सर सोर्सेज भी बहुत लिमिटेड थे क्योंकि नेट का ज़माना नहीं था, इंटरनेट का, और कोचिंग्स वगैरह बहुत कम थी। आज तो देख रहे हैं कि तो आपने अलीगढ़ से ही कोचिंग की और वहीं पे आपने उसके बाद ही? दरअसल हम लोगों ने कोचिंग नहीं की थी। कोचिंग उस ज़माने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बराए नाम शुरू हुई थी। एक निज़ामी साहब एक प्रोवोस्ट होते थे, हिस्टोरियन बड़े मशहूर, वो प्रोवोस्ट थे। उनके जहन में ये बात आई थी कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी कोचिंग शुरू होना चाहिए। तो वहाँ स्ट्रेची हॉल में बहुत ही इब्तदाई किस्म की तैयारी होती थी, लेकिन हम लोग खुद ही मिल के लाइब्रेरी का एक कमरा हम लोगों को दे दिया गया था लॉ फैकल्टी वालों ने, उसमें बैठ के पढ़ते थे। तो इतने रिसोर्सेज थे नहीं कि हम अलीगढ़ की लगी लगाई नौकरी छोड़ के और दिल्ली में जाके कोचिंग। दिल्ली में
उस वक्त रॉ स्टडी सर्किल का नाम बहुत था कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो हम लोगों ने कोई प्रोफेशनल कोचिंग ज्वाइन नहीं की, किसी ने भी। सब मिलजुल के पढ़ते रहे, एक दूसरे को नोट्स शेयर करते थे, एक दूसरे को बताते रहते थे, तो उससे फ़ायदा हुआ हमें। आपका जितना सर्किल था सब क्वालिफाई कर लेगा? उसमें 10 लड़कों ने उस ज़माने में बहुत बड़ा बैच समझा जाता था। अलीगढ़ में सिविल सर्विसेज की ज़्यादा रवायत नहीं थी। हमसे पहले सिर्फ एक बड़ा बैच हुआ था हामिद अंसारी साहब का, जिसमें 3 लोग आए थे, हामिद अंसारी साहब और एक सिंह साहब थे, वे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पढ़े हुए, और एक बिहार के काडर के थे जो IAS में आ गए थे। तो उसके बाद सबसे बड़ा बैच हमारा था, और 10 लोगों ने तैयारी की थी। उसमें से मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि 4 ने रिटन में तहरीरी तौर पर क्वालिफ़ाई कर लिया। उस ज़माने का इम्तिहान भी आज के ज़माने के मुकाबले में मुख्तलिफ था। 8 पेपर होते थे IAS में, 3 कंपलसरी होते थे। उसमें जब आ जाते थे तो फिर 5 ऑप्शनल होते थे। 5 में 3 लोअर ऑप्शनल कहलाते थे और 2 हायर ऑप्शनल। तो अब आजकल तो 3 अलग अलग हिस्सों में हो गया है, प्रिलिमिनरी हो गया है, फिर मेंस होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू। था हमारे वक्त में भी इंटरव्यू होता था, लेकिन ये डिवीज़न नहीं था। तो बुनियादी तौर पर हम लोगों ने मेहनत से काम लिया, बहुत ही यकसू होकर पढ़ाई की, वक्त ज़ाया नहीं किया, उसका फ़ायदा हम लोगों को हुआ। और पढ़ने में हमारा ग्रुप बहुत अच्छा था। नसीम अहमद मैंने बताया, वो हमारे साथ LLM में थे और उनकी 2nd पोजीशन आई थी, मेरी 1st पोजीशन आई थी। वो भी पढ़ने में अच्छे थे, मैं भी अच्छा था, और लोग भी जो थे वो सब पढ़ने में अच्छे लोग थे, मेहनती लोग थे। सर, यूनियन सिविल सर्विसेज में IAS, IPS, IRS, IFS, तो इन सब के एग्ज़ाम सेम होते हैं और इंटरव्यूज सेम होते हैं, या अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, या क्वेश्चन? आजकल जो पैटर्न है उसमें एक फ़र्क ये हो गया कि पहले एक सब्जेक्ट, जो बड़े सब्जेक्ट होते थे उससे 2-3 हिस्से कर देते थे। जैसे लॉ में मुझे याद है कि इसमें लॉ का एक पेपर लोअर ऑप्शन में, एक इंटरनेशनल लॉ का एक पेपर लोअर ऑप्शन में, और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन हायर ऑप्शन में, ऐसे चॉइसेस थी। अब इधर 70s के बाद से एक कर दिया है, लॉ का पेपर एक है, हिस्ट्री का पेपर एक है, पॉलिटिकल साइंस एक है। तो अब गहराई और विड्थ, जो वसअत है सब्जेक्ट की, वो बढ़ गई है। तो अब लड़कों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। पहले के मुकाबले में अब स्टूडेंट्स भी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब 11 लाख से ज़्यादा लोग हैं। हमारे वक्त में 6 लाख के करीब पार्टिसिपेट करते थे, तो नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स बढ़ गया है। लेकिन फ़ायदा ये हुआ है कि इंटरनेट के अलावा स्पेशलाइज्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत आ गए हैं, बहुत ज़्यादा। लखनऊ में भी है, दिल्ली में तो खैर है ही है, तो बिहार में है। तो इसका फ़ायदा अब लोगों को रहा, क्योंकि उसमें बहुत ही जो ट्रेन स्टाफ है, वेल पेड स्टाफ है, वो बताता रहता है चीज़ें। फिर पिछले 10 सालों की क्या रवायत रही है सवाल पूछने में, उस पे लोगों की नज़र रहती है। वो क्वेश्चन आंसर्स की शक्ल में सब मार्केट में है, उससे फ़ायदा अब लोगों को ज़्यादा हो रहा है। सर, हिंदी और इंग्लिश जो सिविल सर्विसेज के पेपर होते हैं, जिसमें हिंदी वालों को बहुत कम वैल्यू दी जाती है, लेकिन इंग्लिश वालों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, और इसका क्या है? और सीट्स भी सर देखा गया है कि कम हो गई हैं सीट्स पे। लास्ट ईयर आई थिंक 920 थी, अगर मैं सही हूँ। मुझे नहीं लगता कि लैंग्वेज से इम्तिहान देने वाले को कोई नुकसान है। अगर आप हिंदी मीडियम से आए हैं और हिंदी मीडियम लेना चाहते हैं, या उर्दू मीडियम से आए हैं उर्दू मीडियम लेना चाहते हैं, उससे उस लड़के के लिए या उस लड़की के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर ज़ुबान पे उसका एक कंट्रोल है, अगर ज़ुबान अच्छी जानते हैं। अंग्रेज़ी में सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि और ज़ुबानों के मुकाबले में, या जैसे हिंदी है या उर्दू है या मराठी, इनके मुकाबले में सब्जेक्ट के जो लेटेस्ट मज़ामीन हैं वो अंग्रेज़ी में ज़्यादा आसानी से मिल जाएंगे। इंटरनेट तो ज़्यादातर इंग्लिश बेस्ड है, तो उसमें सर्च करेंगे तो ज़्यादातर अंग्रेज़ी में मिलेगा। मगर इंटरनेट के अलावा भी मार्केट में जो किताबें हैं वो ज़्यादातर अंग्रेज़ी में हैं, उससे बहुत फ़ायदा होता है। अंग्रेज़ी लेने से ये फ़ायदा होता है कि आपको फिर इंटरव्यू स्टेज पे जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ भी अंग्रेज़ी के इंटरव्यू में आसानी। इंटरव्यू इंग्लिश में होता है या हिंदी में, या जो इंग्लिश जो लैंग्वेज आपने
ऑफ़र की है उस पे होती है, लेकिन ज़्यादातर तो अंग्रेज़ी के लोग जाते हैं। हाँ, ज़्यादातर अंग्रेज़ी लोग जाते हैं। सर, ओबीसी और जनरल्स और एससी एसटी जैसे जनरल्स को आई थिंक 6 अटैम्प्ट्स मिलते हैं और ओबीसी को 9 अटैम्प्ट्स और एससी एसटी को अनलिमिटेड, तो ये सर थोड़ा पार्शियलिटी नहीं लगती? नहीं, पार्शियलिटी नहीं है। देखिए, जो लोग, अब हम लोग अदर बैकवर्ड क्लासेस या शेड्यूल्ड कास्ट के मेंबर कहते हैं, ये उन घरानों के लोग हैं या उन बिरादरियों के लोग हैं, कम्युनिटीज़ के लोग हैं, जिनको हिंदुस्तान के समाजी सिस्टम में बहुत हक़ारत से देखा गया था। मुसलमानों में भी, हिंदुओं में भी, सिखों में भी, सभी बड़े मज़ाहिब के जो सोशल रिलीजियस ग्रुप कहलाता है सोशलॉजी में, जितने भी सोशल रिलीजियस ग्रुप्स हैं, उनमें कास्ट सिस्टम की वजह से बड़ी कसीर आबादी है, यानी मेजॉरिटी, वो हमेशा दूसरे दर्जे की मानी गई कि ये लोग अक्ल वाले नहीं हैं, इनको तहज़ीब नहीं आती है। अच्छा, कुछ हद तक तो इसमें सच्चाई है कि चूँकि ये गरीब घरानों के हैं, तो जाहिर है उनका जो सफिस्टिकेशन का लेवल है वो ऐसा नहीं हो सकता जिसके दादा परदादा ज़मींदार रहे हों, डॉक्टर रहे हों, लॉयर रहे हों। तो उनके यहाँ तालीम की पुरानी रवायत अगर रही है अपर कास्ट में, उसका फ़ायदा तो उनके स्टूडेंट्स को मिलता है। लेकिन अक्ल में कोई कमी हो बुनियादी तौर पर, ये मानना मुश्किल है। अब तो जो कंपटीशन हो रहे हैं, जनरल कंपटीशन में, ओबीसी के लड़कों के कंपटीशन में मार्क्स में कोई बड़ा नुमाया फ़र्क नहीं रह गया है। मेहनत करते हैं तो ओबीसी के लड़के भी खूब आराम से आते हैं। तो रिजर्वेशन की जो फैसिलिटी की दी गई है वो इसलिए दी गई है ताकि जो लोग कास्ट की वजह से पीछे रह गए थे, तारीख़ी तौर पर उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई या अदम मसावत का बर्ताव किया गया, ऊंच नीच का बर्ताव किया गया, उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही। कोई सब्जेक्ट से बाहर तो कोई सवाल आता नहीं है, सब्जेक्ट अंदर होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा मौका दे देने की वजह से उनको कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। थोड़ा फ़ायदा होता है, लेकिन उतनी उनकी डिसेबिलिटी भी है। उनकी जो हिस्टोरिकल या तारीख़ी जो बैकग्राउंड है वो कमज़ोर है। अब गांव का रहने वाला आदमी जहाँ अंग्रेज़ी कोई बोलेगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे, ज़्यादा चाहिए उसको तो पढ़ने लिखने के लिए बहुत चाहिए ना। और कंपटीशन एक ही होता है, ये नहीं होता कि ओबीसी के लिए कोई अलग पेपर है या ओबीसी के पेपर जांचने के लिए कोई अलग सा, ऐसा नहीं होता। जनरल कैटेगरी और ओबीसी और शेड्यूल कास्ट सबके पेपर एक ही सिस्टम के, मशीन एक है बिल्कुल। अब उसमें जो अच्छा कर ले जाता है वो निकाल ले जाता है। आजकल यूथ जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या जो भी सिविल सर्विसेज के जो तैयारी कर रहे हैं, वो सेकंड ऑप्शन नहीं लेके चलते हैं। बहुत ये देखा गया है कि वो जब उनका अटेम्प्ट ख़त्म हो जाता है, ओवर एज हो जाते हैं, अब उनको कहीं जॉब नहीं मिलनी है, तो आप क्या कहते हैं कि सेकंड ऑप्शन लेके चलना चाहिए, प्लान बी? एक सेकंड ऑप्शन से हमेशा फ़ायदा होता है, और इसमें से जो लोग आते हैं, सेलेक्ट होते हैं, इसमें ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं टीचर्स होते हैं, ज़्यादातर लोग रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, पीएचडी वाले में एनरोल्ड होते हैं और अपने सब्जेक्ट में अच्छा किए हुए होते हैं, टॉप की पोजीशन वाले लोग होते हैं। तो उनके सामने ये बहुत मुश्किल मसला नहीं है कि आईएएस की तैयारी भी करें और कोई सेकंड ऑप्शन भी लेके चले। बस सेकंड ऑप्शन लेके चलने में एक ही नुकसान होता है कि आपका ध्यान फिर दो जगह बढ़ जाता है। और अगर किसी ऐसी नौकरी में आप चले गए जहाँ पर 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक काम है और बाद में भी काम है, तो फिर पढ़ाई अफेक्ट होगी। इसलिए लोग शुरू में एहतियातन नौकरियों में कम जाते हैं, पहले पूरा फुल टाइम 2 साल 3 साल लगा देते हैं और उसके फ़ायदे भी उनको मिलते हैं। जब एक्सू होकर काम करेंगे और ध्यान नहीं बटेगा तो ज़ाहिर है फ़ायदा होगा उनको। आपको कि जब सिलेक्शन हुआ, आपको कौन सा स्टेट मिला था? और मुझे यूपी, मुझे यूपी मैंने चॉइस दी थी उस ज़माने में। आजकल भी वही है, एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा जाता है कि आप होम स्टेट में जाना चाहते हैं, तो अगर आप लिख देते हैं येस और आपके अगर मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपको होम स्टेट मिल जाता है। डिपार्टमेंट में आपके? हम शुरू में तो जैसे हमारी ट्रेनिंग हुई थी इलाहाबाद में, तो जॉइंट मजिस्ट्रेट कहलाते हैं, बिल्कुल पहली जो पोस्ट, वो बिगनिंग बिल्कुल शुरू की पोस्टिंग होती है। उसके बाद फिर इलाहाबाद में ही हमारी पोस्टिंग हुई थी, एसडीएम चाइल्ड एक
परगना अधिकारी जिसको कहेंगे, उस पर हमारी पोस्टिंग हुई। मगर वो बहुत इब्तदाई होता है। शुरू के जो 4 साल होते हैं वो हम लोगों के ऐसे ही 4 साल में एक्चुअली 2 साल तो ट्रेनिंग में निकल जाते हैं, उसमें 1.5 साल मसूरी में, 6 महीने फील्ड में, तो 2 साल वो निकल गए। 2 साल मिलते हैं जब आप एडीएम के लेवल से काम करते हैं। तो हमने मिर्ज़ापुर में एडीएम प्रोजेक्ट की शक्ल में काम किया था। बाद में फिर यहाँ लखनऊ में जब सीनियर स्केल कहलाता है, सीनियर स्केल मिल गया तो लखनऊ में पोस्टिंग हो गई। यहाँ डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस के हैसियत से हमने काम करना शुरू किया। 2 साल यहाँ काम किया। उसके बाद फिर 1979 में 1977 में हम यहाँ आए थे। 1979 में उन्नाव के डीएम बना दिए गए। 2.5 साल वहाँ काम किया। फिर वहाँ से शिफ्ट कर दिए गए बिजनौर में डीएम, वहाँ पर साल भर प्लस काम किया। उसके बाद फिर तो तमाम पोस्टें रहीं। आखिर में हमने एग्रीकल्चर में बहुत काम किया है। डायरेक्टर आप बने थे बहुत सी पोस्टों में रहे हैं। लास्ट टाइम? नहीं, लास्ट पोस्टिंग हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर की थी, जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। 20-22 डिपार्टमेंट के ऊपर आप इंचार्ज होते हैं। तो एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट और उससे मुताल्लिक़ जितने डिपार्टमेंट हैं, पंचायती राज, माइनर इरिगेशन और देन यू नेम, दे आर अबाउट 22 डिपार्टमेंट। और बहुत ही तसल्ली बख्श काम होता है वो। उस डिपार्टमेंट में काम करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो अभी भी गांव में आबादी ज़्यादा है, वहाँ के मसाइल भी ज़्यादा हैं। तो उन मसाइल पे जब काम किया जाता है तो अच्छा लगता है। इंडस्ट्री में भी काम किया, डायरेक्टर इंडस्ट्री के हैसियत से। कानपुर में वाइस चेयरमैन कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और नगर महापालिका उस ज़माने में भंग था बोर्ड, तो उसके एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक कहलाते हैं हिंदी में, और जल संस्थान के चेयरमैन। 3 पोस्टें एक साथ थी। 2.5 साल वहाँ काम किया। बहुत उसमें काम कराया, बड़ी सड़कें बनवाई, नए तरीके से सड़कें बनानी शुरू की। पहले वो सड़कें कूट के बनाई जाती थी मैनुअली, तो हम लोगों ने हॉट मिक्स प्लांट की शुरुआत कानपुर में की। बहुत सी कॉलोनीज़ को रेगुलराइज़ किया, जो इलीगल ऑक्यूपेशन हो जाता है। पता चला 20 साल से 25 साल से लोग रह रहे हैं, अब वो हटा तो सकते नहीं, उनको हटाएंगे तो जाएंगे कहाँ, तो उनको रेगुलराइज़ करने का काम किया। वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट एक लाए वहाँ पर 45 करोड़ रुपए का उसी वक्त में, तो काफ़ी अच्छा काम किया था। एक सिविल सर्वेंट की सैलरी क्या वही ट्रेनिंग से स्टार्ट हो जाती है, और कितनी सैलरी? ट्रेनिंग के ज़माने में उस हमारे वक्त में सारा मिला के सब DA मिला के 600 रुपये महीना होती थी, जो उस वक्त के स्टैंडर्ड्स के लिहाज से बुरी नहीं थी, क्योंकि 600 रुपया तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं मिलता था। स्टेट यूनिवर्सिटी में जो लेक्चर कहलाते थे उस वक्त, अब असिस्टेंट प्रोफेसर कहलाते हैं, उनकी भी सैलरी हम लोगों से कम थी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ में 600 के आसपास, तो तकरीबन वही स्केल था। उस वक्त उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं होती। शादी वादी होने के बाद फिर फैमिली के खर्चे बढ़ते हैं, तो उस वक्त आपको ज़रूरत पड़ती है, तो उस वक्त तक तनख्वाहें बढ़नी शुरू हो जाती है। रिटायरमेंट तक सैलरी मतलब ठीक ठाक हो जाती है? रिटायरमेंट तक आते थे, अब तो बहुत अच्छी हो गई है। 7वें पे कमीशन के बाद काफ़ी जो रिटायरमेंट की जो बेसिक सैलरी है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल की, वो 80,000 है। और DA वाला चूँकि ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा ही रहता है, तो 1 लाख प्लस की सैलरी रहती है, और उसी तनासब से पेंशन भी 1 लाख प्लस की होती है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम। 2009 में आप रिटायर हुए, फिर उसके बाद आप ख्वाजा मोइनुद्दीन यूनिवर्सिटी, लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के। जी, 2010 में मायावती जी की सरकार थी। आप फाउंडर भी वहाँ के? जी, 2010 में मायावती जी की सरकार थी, तो उन्होंने मुझे इसके लिए मुंतखब किया था, और मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उस ज़माने में मानवर श्री काशीराम जी के नाम पे यूनिवर्सिटी थी, बाद में उसको बदल के अखिलेश यादव जी की सरकार आई तो उसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हुआ। फिर BJP की सरकार आई तो उन्होंने उसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा यूनिवर्सिटी कर दिया। अब आजकल वो भाषा यूनिवर्सिटी में, मैं उसका फाउंडर वाइस चांसलर हूँ। 2010 से 2014 के बीच में काम किया, और हमारे कई उसमें अहम किरदार रहे उस यूनिवर्सिटी में। एक तो ये कि यूनिवर्सिटी मायावती जी ने लैंग्वेज यूनिवर्सिटी की शक्ल में सोची थी, उर्दू अरबी फ़ारसी को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। तो हमने ये तजवीज़ रखी थी उर्दू अरबी फ़ारसी को बढ़ावा देना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए, लेकिन साथ में और मज़ामीन को भी पढ़ाना चाहिए।
तो हमारे वक्त में 16 मज़ामीन जिसमें लैंग्वेजेस भी शामिल थी, 16 मज़ामीन शामिल हुए, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, फ़िज़िकल एजुकेशन, इकनॉमिक्स, कॉमर्स, ये सब हमने शामिल कराया। तो मायावती जी की गवर्नमेंट ने हमसे ये पूछा कि जब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि उर्दू अरबी फ़ारसी को फ़रोग़ दिया जाए, तो बाकी सब्जेक्ट जब आ जाएंगे तो उर्दू अरबी फ़ारसी को फ़रोग़ देने में कमी आएगी कि नहीं आएगी। तो मैंने उसकी ये वजाहत की थी कि इसमें बीच का रास्ता ये अपनाया जा सकता है कि और मज़ामीन भी पढ़ाए जाएँ और सारे स्टूडेंट्स को, चाहे जिस मज़मून के स्टूडेंट हो, उनको उर्दू, अरबी या फ़ारसी में से एक ज़बान पढ़ना लाजमी कर दिया जाए। तो वो फार्मूला हमारा सरकार ने मान लिया था, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, कि सब्जेक्ट आप चाहे आप इकनॉमिक्स पढ़ रहे हो या हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपको एक सब्जेक्ट लैंग्वेज का इजाफी सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट तौर पर पढ़ना था। बाद में बदकिस्मती से जो वाइस चांसलर आए, उन्होंने उसकी अहमियत को कम किया और ये कह दिया कि उर्दू अरबी फ़ारसी तो पढ़ाई जाएगी लेकिन उसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। अब उसकी वजह से बच्चों में जो पहले ललक थी कि नहीं हमें मेहनत करना है, उर्दू को ठीक से पढ़ना है ताकि मार्क्स अच्छे आ जाए, वो उसमें कमी आ गई। तो वो एक गलत फ़ैसला हुआ था हमारे हिसाब से, उसको बदलना चाहिए। जब यूनिवर्सिटी, अभी भी भाषा यूनिवर्सिटी तो है ना, अभी भी नाम उसका भाषा यूनिवर्सिटी, और उसके जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस है, जो अगराज़ व मकासद का एलानिया है एक्ट का, 2007 के एक्ट का, उसमें तो यही लिखा हुआ है कि ये यूनिवर्सिटी जो है बनाई जा रही है उर्दू अरबी फ़ारसी और उसके कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए। तो कोशिश करना चाहिए कि उर्दू अरबी फ़ारसी को लाजिम रखा जाए और उसके मार्क्स जोड़े जाएँ। हमने ये भी प्रोविज़न रखा था कि चूँकि सारे स्टूडेंट्स को ये लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ेंगी, तो इतनी बड़ी फैकल्टी तो उर्दू अरबी फ़ारसी की नहीं हो सकती। तो जो टीचर्स थे उनसे हमने कहा था कि आप लोग उर्दू अरबी फ़ारसी सीख लीजिए ताकि आप इजाफी सब्जेक्ट तौर पर इन लैंग्वेजेस को पढ़ा सकें। उसका फ़ायदा हुआ था। हमने ये भी ख्याल रखा था, अपने स्टैट्यूट में ये प्रोविज़न रखा था कि इस यूनिवर्सिटी में जो अपॉइंटमेंट होंगे और जो दाखिले होंगे उसमें उर्दू अरबी और फ़ारसी में से कोई एक ज़ुबान जानने वालों को तरजीह दी जाएगी। वो हमारे बाद के वाइस चांसलर ने उसको भी ख़त्म कर दिया। तो अब उसकी जो प्रेफरेंस था ज़बानों का रिक्रूटमेंट में और अपॉइंटमेंट में, उसमें एडमिशन में और रिक्रूटमेंट में, वो ख़त्म कर दिया गया। इससे यूनिवर्सिटी को लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। ऐसे टीचर्स आ सकते हैं जो अपने सब्जेक्ट बहुत अच्छे होंगे लेकिन उर्दू अरबी फ़ारसी नहीं जानते होंगे, तो फिर वो ज़ाहिर नहीं पढ़ा पाएंगे लड़कों को। फिर उसके लिए या तो गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी को इजाफी तौर पर नए टीचर्स रखने पड़ेंगे उर्दू अरबी फ़ारसी की, जो मुश्किल हो। लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल जब होता है सर, तो उस टाइम पे आप जब इस सर्विस में थे और रिटायर होने के बाद क्या बदला है, कितना बदला है लॉ एंड ऑर्डर? देखिए, मायावती जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ी नज़र रहती थी। मायावती जी कभी भी बड़े किस्म के गुंडागर्दी के मामलात में कभी किसी को वो बचाने की कोशिश या उस पर नज़रअंदाज करने की कोशिश नहीं करती थी और वो काम लेना बहुत अच्छे से जानती थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कमिश्नर, वो सब अलर्ट होकर काम करते थे। उनके ज़माने में लॉ एंड ऑर्डर निस्बतन बेहतर होता था। अब इनका जो आया है वक्त बीजेपी का, इसमें उन्होंने एक्स्ट्रा लीगल या कानून से बाहर जाके ऐसी चीज़ें की हैं जो आगे चल के बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। कानून के बाहर तो ना तो चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, ना गवर्नमेंट के और लोग हो सकते हैं, ना अफसर हो सकते हैं, ना अवाम हो सकते हैं, ना माफिया हो सकते हैं। सबको कानून के अंदर काम करना। तो माफिया लोगों को ठीक करना या उनके ऊपर कंट्रोल करना, उनको सजा दिलाना, ये तो गवर्नमेंट की प्राइमरी जिम्मेदारी है। क्योंकि एक अगर माफिया बढ़ जाएगा तो सैकड़ों लोगों को डर पैदा हो जाएगा, दहशत पैदा होगी। तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब जैसे घर तोड़ देते हैं। अब क्राइम तो, क्रिमिनल तो एक है ना, उसकी फैमिली ने तो क्राइम नहीं किया, तो आप उसका घर तोड़ देंगे तो जो फैमिली वाले लोग हैं वो मुतासिर होते हैं। वो मेरे ख्याल में उसको बदलाव की ज़रूरत है और उससे कोई बहुत आवाम में कोई दहशत वहशत या क्राइम रेट में कोई कमी नहीं आती। क्राइम रेट तो अभी भी पहले से ज़्यादा है, क्राइम रेट में कमी नहीं आई उस सब के बावजूद। इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं मौजूदा सरकार में जो किसी भी गवर्नमेंट के लिए तशवीश का
ज़रिया होना चाहिए। मसलन मुख्तार अंसारी के बारे में इल्ज़ाम लगा कि उनको जहर दे के मारा गया। अतीक को तो सब लोगों ने देखा कि अदालत में जा रहे रात में वो मार दिया गया। ये किसी भी सरकार के लिए फ़िक्र की बात होना चाहिए। इससे गवर्नमेंट का इमेज अच्छा नहीं होता है, नुकसान होता है। अगर लोगों में ये एहसास पैदा हो जाएगा कि कानून की कोई अहमियत नहीं है और सिर्फ ताकत के ज़रिए आप इंसाफ पा सकते हैं, तो फिर लोग आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। फिर स्टेट की जो मानी है, स्टेट का मकसद है, वही ख़त्म हो जाता है। सर आप की लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है और उसके बाद आपकी जो शादी है वो एक डायरेक्ट डिसेंडेंट नवाब फैमिली से हुई, तो उसके बारे में ज़रा कुछ बताइए। हमारी जो मौजूदा वाइफ है आसमा हुसैन, ये हमारी दूसरी शादी है। हमारी पहली शादी 1973 में ही कलकत्ता में हाजी शमशुद्दीन साहब, जो इत्र के बड़े प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर थे, उनकी बेटी से हुई थी। वो बाद में तलाक़ हो गई, 1990s में आते थे। तो ये जो दूसरी अहलिया है, मौजूदा जो अहलिया है, इनकी नानी बेगम रफ़ीक हुसैन एक डॉक्टर होते थे विक्टोरिया स्ट्रीट में, पुराने लखनऊ में, कटरा अबू तुराब के मोहल्ले में। तो उनकी नानी जो है अस्मा की, वो जो बहू बेगम है फैज़ाबाद की, उनकी डायरेक्ट डिसेंडेंट, उनके भाई के औलादों में है, सीधे पूरा रिश्ता है। और ऊपर जाएं और बहू बेगम का जो ख़ानदान है वो हज़रत इमाम रज़ा से जुड़ जाता है। तो रज़वी है बेसिकली, लोग रिज़वी फैमिली के लोग हैं। बेगम अम्मी को इसका एहसास भी था, अस्मा की नानी को, कि वो बड़े ख़ानदान की है। तो बहुत से लोग जो हम लोग के ज़माने में अपने आप को नवाब कैटेगरी में शामिल करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा खातिर में नहीं लाती थी। वो कहती थी कि अरे ये तो सब लोग ऐसे ही अपने आप को नवाब कहने लगे। मसलन वो नवाब वाजिद अली शाह को भी बहुत ज़्यादा बड़ा ख़ानदानी नवाब नहीं मानती थी। वो समझती थी कि वो उनके ख़ानदान में कमी हुई है। तो वो है, उनके जहन में था। लेकिन अब अस्मा हुसैन जिस ज़माने पैदा हुई है, जिस ज़माने में हमारे साथ रह रही, उसमें तो नवाबी वगैरह तो सब ख़त्म हो गई, तो उसका कोई बड़ा असर नहीं है। थोड़ा बहुत असर फैमिली की अपब्रिंगिंग का सब पे सारे बच्चों में पड़ता है, उनमें भी है। तो सफिस्टिकेशन और नरमी से बात करना, जो अच्छे ख़ानदानों की खसूसियात होती हैं, वो उनमें है। तो कैसे, मतलब कैसे मीटअप हुआ और कैसे ये? अस्मा बड़ी एक फ़ैशन डिज़ाइनर है जी जी, और उनका एक फ़ैशन शो हो रहा था, तो मैं उस वक्त नौकरी में था। तो वो उनकी वालदा मुझे बुलाने आई थी फ़ैशन शो को देखने के लिए, इनवाइट करने। मैं गया था। पीडोगन्ना संस्थान है, इसमें इनका प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। तो उसने मुझे मुतासिर किया। मुझे लगा काफ़ी छोटी थी, कम उम्र, हमसे तो 17-18 साल छोटी हैं। तो उस उम्र में मुझे लगा कि इन्होंने काफ़ी बड़ा काम शुरू किया है। इन्होंने अवध की जो लिबास है, उसका जो फ़न है, उसको बहाल करने में बहुत काम किया है। चिकन के 75 टाँके होते हैं पुराने वक्त में, उसमें से ज़्यादातर गायब हो गए थे, मार्केट में उसकी डिमांड नहीं थी। इन्होंने उनको रिवाइव करने की कोशिश की, 30-35 टाँकों को रिवाइव किया। तो ये सब चीज़ों ने मुतासिर किया। फिर बेगम अम्मी की वजह से भी फैमिली से मुलाकातें हुई। बेगम अम्मी को कुछ छोटे मोटे कोई काम, किसी को, वो पब्लिक लाइफ में थी, तो दूसरों के काम होते थे या अपने काम होते थे, तो नौकरी में होने की वजह से बता देती थी। तो हम कोशिश करते थे, हमारी आदत थी, कोई भी शख्स अप्रोच करता है तो अगर काम हो सकता है तो करने की कोशिश हम करते थे। तो इस तरीके से हम लोग करीब आ गया। सर रिटायरमेंट के बाद आप ऑल इंडिया कांग्रेस इंटेलेक्चुअल कांग्रेस के मेंबर हैं, वो ये कौन सी कांग्रेस की विंग है? मैंने 2017 में, अगस्त 2017 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, इसकी प्राइमरी मेंबरशिप ली थी। अक्टूबर 2017 में मुझे ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस, हाँ, ये डॉक्टर शशि थरूर जो मिनिस्टर भी रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और अभी एमपी हैं केरल से, अभी इलेक्शन में 2024 में जीते हैं, तो वो उसके नेशनल चेयरमैन थे।
और हमें यहाँ पर उसका वाइस प्रेसिडेंट और ट्रेजर की पोस्ट दी गई थी। उस वक्त अमिता सिंह साहब जो है, जो संजय सिंह साहब जो मिनिस्टर थे, उनकी वाइफ, और ख़ुद भी वो मिनिस्टर रह चुकी थी कांग्रेस के ज़माने में। बीजेपी और मायावती जी की जो मिली जुली सरकार थी, उसमें वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो स्टेट की प्रेसिडेंट बनाई गई थी। लेकिन जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, बीजेपी में चली गई, तो फिर मैंने प्रेसिडेंट का, स्टेट प्रेसिडेंट का काम देखा। वो बहुत मज़े का काम था। उसमें डॉक्टर्स, वकील, टीचर्स, स्टूडेंट्स और भी जो प्रोफेशनल कैटेगरीज हैं, वो सब उसमें शामिल थे। बड़ा मज़े का ग्रुप था, जिसमें उम्र रसीदा रिटायर्ड लोगों से लेकर बिल्कुल जो लोग नौजवान हैं, वो सब थे। उसमें एक और मज़े की शर्त है कि उसका मेंबर बनने के लिए आपको कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, वो अलग है। वो है तो कांग्रेस पार्टी का ही, लेकिन राहुल जी ने ये सोच के बनाया था उसको कि बहुत से लोग ऐसे हैं प्रोफेशनल जो किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाना चाहते, लेकिन काम करना चाहते हैं जनता का, तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म था। तो बहुत सही मकसद था, इसका फ़ायदा हुआ। तो उसमें अभी भी बहुत से लोग ऐसे मेंबर हैं कि उसकी जो मेंबरशिप है वो ऑनलाइन होती है। तो आप ऑनलाइन अप्लाई करिए, ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस में जाइए और वहाँ पर फॉर्म भर दीजिए। तो कोई प्राइमरी मेंबर होना ज़रूरी नहीं कांग्रेस पार्टी का। उसमें हमने बहुत दिन काम किया, 2017 से 2021 तक। फिर 2021 में यूपी के 2 हिस्से कर दिए गए। ईस्टर्न यूपी में तारिक सिद्दीकी साहब को और वेस्टर्न यूपी में चतुर्वेदी साहब थे, उनको ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का आधे स्टेट का प्रेसिडेंट बना दिया। और मुझे जो है एक्स ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन, एक नई पोस्ट क्रिएट की गई, उसका स्टेट चेयरमैन बनाया गया। मैं उसका काम देख रहा हूँ तब से 2021 से। मैं कांग्रेस पार्टी का काम करके खुश हूँ। कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी खूबी ये है कि वहाँ पर अपनी बात आप महज़ब तरीक़े से कहें तो चाहे जितना आप ऊपर के लीडरों से मुख्तलिफ राय रख रहे हों, क्योंकि इख्तिलाफ राय तो होता है पढ़े लिखे लोगों में, वो आपका बुरा नहीं मानते। आप अपनी बात जो चाहे कहें। आपने कभी ऐसा? बहुत सी बातें कहता रहता हूँ। जैसे हमारी पार्टी में शुरू में ये था कि कास्ट और रिलीजन की बात नहीं होना चाहिए। मैंने वहाँ पर ये मामला उठाना शुरू किया कि हमारी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में, ओबीसीज़ और दलितों की नुमाइंदगी बढ़ना चाहिए, क्योंकि आबादी बहुत है यूपी में और हिंदुस्तान में भी। हिंदू, मुसलमान और सिख ओबीसीज़ मिला लें तीनों तो 56% आबादी, हर 100 में से 100 हिंदुस्तानी में 56 लोग जो हैं ओबीसी कैटेगरी के हैं। यूपी में अगर आप देखें तो 76 बरादरियाँ हिंदू, मुसलमान और सिख मिला के ओबीसीज़ की, उसमें से 32 के करीब मुसलमान हैं और बाकी सिख। और तो 1/4 मुसलमान ओबीसीज़ हैं यूपी में। शेड्यूल कास्ट 23% करीब है। अब जहाँ पर 70% आबादी, बल्कि उससे ज़्यादा हो जाती है, आपके पास आबादी किसी को, उसको आप अपनी पार्टी में रखेंगे तो फ़ायदा ही तो होगा। तो उसको हमने कहना शुरू किया, तो फिर किसी ने क्यों एतराज़ नहीं किया। एक्चुअली हमें अच्छी तरह याद है कि जब हम पार्टी में आ रहे थे तो हम राहुल जी से मिले थे, जो हमारे मेंटर हैं पार्टी में, उन्होंने हमारी मुलाकात करवाई थी मुझे। और हमने वहाँ कहा था कि हम दलितों के लिए, ओबीसीज़ के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए, पसमानदा कम्युनिटीज़ के लिए, इनके लिए काम करते हैं। तो हम पार्टी में आने के बाद भी ये काम जारी रखेंगे, इस पर कोई एतराज़ तो नहीं होगा। तो राहुल जी ने कहा नहीं, ये सारे लोग, इनके लिए हम लोग, हमारी पार्टी खुद ही काम करती है। और ख़ुशी की बात है कि कर्नाटक के इलेक्शन तक आते आते कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी की क़यादत में अपनी पार्टी को बिल्कुल सोशल जस्टिस के फ्रेमवर्क में शामिल कर लिया है। अब जैसे उन्होंने कहना शुरू किया, या मैनिफेस्टो में भी आ गया 2024 के, कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब ये काशीराम जी का सोशल जस्टिस का नारा था, लोहिया जी का भी यही नारा था कि होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह उन्होंने कहा, राहुल जी ने, कि 50% की जो लिमिट लगी है ओबीसी के रिजर्वेशन में, इसको आबादी को ध्यान में रखते हुए ख़त्म करने की ज़रूरत है। वो एक अच्छा फ़ैसला उन्होंने किया है। अब उम्मीद हम ये करते हैं कि इसी लाइन पे पार्टी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में ओबीसी, दलितों को, महिलाओं को जगह देगी। अगर इन लोगों को जगह मिलेगी पार्टी में, अच्छी पोजीशन में आएंगे, मेहनत करेंगे, कम्युनिटीज़ को जोड़ेंगे, तो कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होगा। एक क्वेश्चन जो सर छोड़ गया ऊपर, वो ये था कि आईएएस और आईपीएस में कौन बड़ा होता है, सुपीरियर होता है? देखिए, जो हायरार्की का सिस्टम है उसमें ज़िलों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के नुमाइंदे होते हैं। तो और
टीम होती है बिल्कुल। फर्स्ट अमंग इक्वल्स वाला जो कंसेप्ट है कि सब लोग बराबर हैं लेकिन उसमें एक नंबर वन है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नंबर वन होते हैं, एसपी साहब या एसएसपी या जॉइंट पुलिस कमिश्नर बहुत से ज़िलों में है, तो वो पुलिस कमिश्नर हैं। तो ये लोग उनकी टीम का हिस्सा होते हैं। इसमें फर्स्ट तो आईएएस के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, इसी तरह कमिश्नर लेवल पे कमिश्नर ऑफ द डिवीज़न जो आईएएस के लोग होते हैं, उसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं जैसे कोई खेलने वाली टीम है तो कैप्टन होता है नंबर वन, मगर कैप्टन अकेले तो नहीं खेल सकता, 11 खिलाड़ी होते हैं। सब लोग जब अच्छा खेलेंगे, और कैप्टन की खूबी होना चाहिए कि 11 खिलाड़ी को इतना बैकअप कर दे कि वो सब अच्छा खेले, दिल से खेले। तो वही एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है। इसमें ये अगर दिमाग में आ जाए कलेक्टर के कि हम नंबर वन हैं और उसका नक्शा दिखाना शुरू कर दें तो ताल्लुकात में कमी आएगी, फिर आप रिज़ल्ट अच्छे नहीं लाने पाएंगे। बेस्ट टीम वो होती है जहाँ पर सब एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करें जनता के हित में। वो मुझे लगता है कि ज़्यादातर ज़िलों में ऐसे ही होता है। यही गवर्नमेंट में भी यहाँ होता है। जैसे गवर्नमेंट में आप होम में जब आप आते हैं तो होम सेक्रेटरी एक होते हैं, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, और उनके साथ डीजीपी होते हैं। तो अब डीजीपी पुलिस के होते हैं, लेकिन आईएएस वाला जो होम सेक्रेटरी है वो गवर्नमेंट में नंबर वन माना जाएगा, डीजीपी नंबर टू होंगे। लेकिन ये नहीं कि डीजीपी की अहमियत नहीं, डीजीपी तो आपका आम है। अगर आप होम के सेक्रेटरी के हिस्से से अगर दिमाग है, या दिमाग भी नहीं करने से, दिमाग तो आईपीएस वालों को भी होता है, बड़े ज़हीन लोग होते हैं। लेकिन अगर आप नंबर वन है तो इसका मतलब नहीं कि नंबर टू नंबर थ्री बाकी सब लोग गलत हैं या बेकार हैं। वो उस स्पिरिट से जब काम होता है तब टीम वर्क अच्छी चलती है। आप काफ़ी सारी एनजीओज़ के लिए भी काम करते हैं, बहुत सारी है तो उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका, कैसे क्या होता है? मैं 2-3 एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ। एक तो भारत सेवक समाज है जो 1952 में पंडित नेहरू और गुलज़ारी लाल नंदा जी ने बनाई थी। पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन हुआ था अगस्त 2052 में कि आज़ाद हिंदुस्तान में सरकार की जो वेलफेयर वाली स्कीमें हैं, भलाई वाली स्कीमें जनता की, उनको आवाम तक पहुंचाने के लिए सरकार को शहरियों को, सिटीज़न को अपने साथ लेके चलना चाहिए। उस स्पिरिट में ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में गुलज़ारी लाल नंदा जी प्लानिंग मिनिस्टर थे और पंडित नेहरू जी चेयरमैन थे, प्राइम मिनिस्टर। तो गुलज़ारी लाल नंदा जी इसके फर्स्ट फाउंडर चेयरमैन बने थे भारत सेवक समाज के नेशनल लेवल पे, और पंडित नेहरू इसके फर्स्ट फाउंडर प्रेसिडेंट बने थे। 2 पोस्टें हैं ऊपर लेवल पे। वो ट्रेडिशन अभी तक चली आ रही है। मैं इसका तीसरा या चौथा नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ भारत सेवक समाज का। हमारे ऊपर एक स्वामी केशवानंद जी हैं जो पटना में रहते हैं, और नीचे हमने स्टेट लेवल पर यहाँ पर आलोक रंजन साहब को यूपी का प्रेसिडेंट, और जीबी पटनायक, गोबंधु पटनायक जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे गवर्नर साहब का, उनको चेयरमैन बनाया हुआ है। डॉक्टर विक्रम सिंह आईपीएस के ऑफिसर जो डीजीपी थे यूपी के, और ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, वो हमारे दिल्ली के स्टेट के प्रेसिडेंट। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोगों को हमने उसमें शामिल किया। अच्छा एक्सपीरियंस है। ये क्या काम करती है? ये लोग, इनके ऑब्जेक्ट्स तो बहुत बड़े हैं। इनके मकसद में ये है कि देश में इंटरनेशनल में इंटीग्रेशन बढ़ाना चाहिए, सामाजिक ताल्लुकात अच्छे करना चाहिए, देश में ईमानदारी बढ़ाना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग इसमें फोकस कर रहे हैं 7-8 सरकार की स्कीमों के इम्प्लीमेंटेशन पे। जैसे आधार कार्ड बहुत लोगों के पास नहीं है, उनका आधार कार्ड बनवाते हैं। बहुत से लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उनके वोटर लिस्ट में नाम शामिल करते हैं। फिर सरकार की जो वेलफेयर स्कीमें हैं, मसलन आयुष्मान भारत, मेडिकल इंश्योरेंस है 5 लाख का, वजीफ़े की स्कीमें स्टूडेंट्स की है, और आवास योजना है, मकान जहाँ 2.5 लाख का या प्लाट दिया जाता है मुफ्त सरकार की तरफ से। इसी तरह ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, और लाइवलीहुड की स्कीमें, रोज़गार की स्कीमें, इन सब के कैंप लगा के और सरकार के अफसरों से बात करके उनके एप्लीकेशन को मंजूर कराते हैं। ये काम करते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी और तंजीम है, उसका नाम है
इंस्टीट्यूट फॉर सोशल हारमोनी एंड अपलिफ्टमेंट, शॉर्ट में इशू कहते हैं। मोहम्मद खालिद साहब उसके फाउंडर जनरल सेक्रेटरी जनरल, हम उसके चेयरमैन हैं। उसमें हम लोगों ने कई तरीके काम किए, लेकिन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को मजबूत करने के लिए कई तरीके के काम यूपी में किए हैं। मसलन पहले जो यूनानी के BUMS के स्टूडेंट्स होते थे, उनको इंजेक्शन लगाने की फैसिलिटी सरकार ने नहीं दे रखी थी। तो हम लोगों ने, हाँ, वो इंजेक्शन नहीं लगा सकते थे, खाली वो MBBS वाला जो डॉक्टर है उसको, एलोपैथिक का डॉक्टर, उसके लिए अलाउड था। तो हम लोगों ने गवर्नमेंट में दरख्वास्त की कि इनको ट्रेनिंग दे के, ज़्यादातर लोग तो आता सीख के आते हैं BUMS में, तो ट्रेनिंग दिला के और इंजेक्शन लगाना शुरू करते हैं। डॉक्टरों की कमी है, तो सरकार ने, यूपी ने वो बात मान ली। उसके अलावा PHC में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में BUMS के लोग अपॉइंट नहीं होते थे, तो उनको अपॉइंट कराना शुरू कर दिया, तो उनके लिए एक जगह निकल आई। उससे फ़ायदा सरकार को भी हुआ, आवाम को भी फ़ायदा हुआ। बहुत सी PHC में डॉक्टर ही नहीं थे, तो 2-2-3-3 डॉक्टर, मतलब 2-2-3-3 PHCs को जोड़ के एक डॉक्टर को इंचार्ज बना दिया था, तो कितना काम करेगा। तो अब यूनानी के डॉक्टर्स को PHCs का इंचार्ज बनाने लगे। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज यहाँ सिर्फ 2 थे ब्रिटिश पीरियड से, एक लखनऊ में तकमीलुल तिब और एक इलाहाबाद में। तो हम लोगों ने कोशिश करके बरेली में एक कॉलेज कायम करवाया है, नया बन रहा है, ऑलमोस्ट बन गया है। और बरेली यूनानी कॉलेज जो है, उसमें 139 करोड़ के करीब भारत सरकार से, नकवी साहब मिनिस्टर थे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के, BJP के, तो उनसे हम लोग मिले थे, तो उनको समझाया कि ये कॉलेज, इससे गरीबों को बहुत फ़ायदा होगा। तो उन्होंने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के फंड से 139 करोड़ यूपी गवर्नमेंट को दिया था। वो कॉलेज उस फंड से बन रहा है, उसमें हम लोग की कोशिश से फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा नीचे लेवल पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, बस डायरेक्टर होते थे। तो हम लोगों ने 2 जॉइंट डायरेक्टर की पोस्टें क्रिएट करा दी। कोशिश कर रहे हैं कि हर डिवीज़न में एक डिप्टी डायरेक्टर या जॉइंट डायरेक्टर हो जाए, वो उसमें भी कामयाबी हमें इंशाल्लाह मिलेगी। यूनानी में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है इशू के बैनर में। सर, UPSC सिविल सर्विसेज की कोई 2 चीज़ें जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हो? आप बहुत साल से रहे इसमें, बहुत खिदमत की आपने सिविल सर्विस में, कोई ऐसी चीज़ लगी होगी जिसको इम्प्रूवमेंट जिसमें आप चाहते होंगे? देखिए, UPSC की जो मौजूदा काम करने का तरीक़ा है, उसके पीछे बड़े दिमागों ने मशवरे दिए हैं। एक पूरा कमीशन बना था जिसने राय दी थी कि कैसे 1973 में इस पर तब्दीली की जाए। मुझे कोई ख़ास कमी इसकी फंक्शनिंग में नहीं लगती। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का सबसे बड़ा कमाल ये है कि 1912-16 से ब्रिटिश पीरियड से काम चल रहा है, और अभी इसकी ईमानदारी पे कोई कभी सवाल नहीं उठाया है। कभी ये नहीं हुआ कि सिफारिश के ज़रिए किसी को ले लिया जाए, बल्कि इधर उन्होंने इम्प्रूव किया है कि पहले तो नाम, पूरी फाइलें चली जाती थी, जो पेपर्स होते थे वो चले जाते थे, एग्जामिनर को पता चल जाता था कि कौन किसकी फाइल है। अब उन्होंने कोड नंबर शुरू कर दिया। अच्छा। तो किसी भी आदमी का नाम जो है फाइल पे नहीं जाता, उसमें 1 2 3 4 कोड करके और भेज दिया जाता है, तो एग्जामिनर को पता ही नहीं होता कि किसकी कॉपी जा रहा है। ये सब अच्छे इक़दाम हैं। नहीं, कई साल हो गए। हाँ, मेरे ख्याल कम से कम 20 साल हो गए। हाँ, तो ये अच्छा कदम उठे हैं, और जो इंडियन लैंग्वेजेस को जो शामिल किया है, ये एक अच्छा कदम है। इससे फ़ायदा होगा कि जो लोग गांव के रहने वाले हैं या जिन्होंने अंग्रेज़ी मीडियम से पढ़ाई नहीं की है, उनको भी मौका मिलेगा और इलाक़ाई ज़ुबानें तरक्की पाएंगी। तो मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई कमी है जिसकी तरफ करें। बस कोशिश ये करना चाहिए कि जो रवायत चली आ रही है उनकी ट्रांसपेरेंसी की, ईमानदारी की रेपुटेशन, इसमें इजाफ़ा हो, और बहुत ज़्यादा इन्हिसार कोचिंग में हो रहा है, उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन का रोल कम है। यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए, बिजनेस हो गया है। हाँ, यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए। प्राइवेट सेक्टर आएगा तो बिजनेस में जाएगा ही, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर। तो यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि अपने कोर्सेज़ इस तरीके से चलाएं कि सिविल सर्विसेज को मैच कर सकें। सिविल सर्विसेज की जो ज़रूरतें हैं उसके लिहाज से उसमें पढ़ाई हो, और अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई हो,
तो उससे फिर लड़के उनको कोचिंग की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोचिंग का सिस्टम महंगा है और गरीब घरों के बच्चों के लिए मुश्किल है। हाँ, 2 लाख 2.5 लाख रुपये सालाना का खर्चा है, ये मुश्किल होता है। सर आजकल देखा गया है, मैं खुद देखता हूँ कि हर तीसरी रील, हर तीसरी रिकमेंडेशन जो यूट्यूब पे आती है, वो कोई आईएएस ऑफिसर है, अपना यूट्यूब चैनल बनाए हुए है और वो गाड़ी से उतर रहा है तो 3 पोज में उसको कवर किया जा रहा है। ये सब थोड़ा ज़्यादा ओवर हाइप हो जाता है। और ये देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम ही बहुत इम्प्रूव हो गया, रोज़मर्रा की चीज़ हो गई। हर आदमी के पास फ़ोन है तो उससे फ़ोटोग्राफी कर सकता है। तो उससे फ़ायदा ये हुआ है कि इंटेलेक्चुअल कैपिटल सबके लिए खुले तरीक़े से मिलने लगा। आप कोई भी चीज़ सर्च करें, अब तो जी पैट वाला आ गया जिस पे आप जो भी चीज़ डालना चाहें, एआई, उससे फ़ायदा हो रहा है। ये सब फ़ायदे की चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त अगर उसमें प्रोजेक्शन करने में लगेगा तो फिर ज़ाहिर है वक्त का नुकसान होगा। कोई भी चीज़ लाइक एनी अदर टेक्नोलॉजी, हर टेक्नोलॉजी को अच्छे और बुरे दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है, अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, अच्छी बातों को बढ़ावा देना चाहिए, उनकी तशहीर करना चाहिए, तो ज़रूर फ़ायदा होगा। पोइट्री आप पोइट भी हैं, आपने पोइट्री कब से स्टार्ट की, कब शौक? मैं बहुत छोटी उम्र था, मैं छोटा था उम्र में, तब से मैं लिखता था। लेकिन मेरा पहला मजमूआ कलाम जो है 1981 में छपा था। मजमूए कलाम को थोड़ा डिस्क्राइब। जो कलेक्शन होता है, दीवान जिसको कहते हैं, तो 100 के करीब नज़में गज़लें थीं जिनको मैंने 1981 में पहली बार छापा था। उसका नाम शहर शराब रखा था। फिर उसको हिंदी में सूरज का सफ़र के नाम पे छापा। इस तरह हमारे अब तक 6 कलेक्शंस आ चुके हैं। हमारा जो छठा कलेक्शन है वो ख्वाबिस्तान का मुसाफिर के नाम से है, जो 2020 में आया है। वो अमेज़ॉन में अवेलेबल है और हम अच्छे शायरों में हैं। हमारे ऊपर कम से कम 25 जो तनकीद निगार हैं, उर्दू के जो बड़े क्रिटिक्स हैं, लिटरेरी क्रिटिक्स, उन्होंने हमारी शायरी पर वक्त लगाया है और लिखा है। उसमें वज़ीर आगा साहब और सुनाइए प्लीज़। हाँ जी, सुनाई देते हैं। ये एक नज़्म है, पोएम है, चंगेज़ी हमले इसका उन्वान है। ये देखिए शायद पसंद। मस्जिदें टूट गईं, मदरसे वीरान हुए, मस्जिदें टूट गईं, मदरसे वीरान हुए, सब तेरे नाम पे लिखे गए हमले चंगेज़, सब तेरे नाम पे लिखे गए हमले चंगेज़, तुझसे पहले के सभी सूरमा हैरान हुए, तुझसे पहले के सभी सूरमा हैरान हुए, तेरी करतूत हैं इस अहद में हैरत अंगेज़, तेरी करतूत है इस अहद में हैरत अंगेज़, हम ये समझे थे लड़ाते हैं हमें बस अंग्रेज़, हम ये समझे थे लड़ाते हैं हमें बस अंग्रेज़, हम जो दस्तूर मुहाफ़िज़ हैं पशेमान हुए, हम जो दस्तूर मुहाफ़िज़ हैं पशेमान हुए, तंग दिल तंग नज़र सर हुए दहशत अंगेज़, तंग दिल तंग नज़र सर हुए दहशत अंगेज़। एक गज़ल के थोड़े से अशार सुनाते हैं। अभी देखते हैं हम कोई गज़ल निकल आए पसंद वाली तो फिर सुनाए। वो हमें पहले से अंदाज़ा नहीं था। वरना फेवरेट तो चलिए हम एक बहुत पुरानी नज़्म है, उसका उन्वान है हम तो जोगी हो गए, तो उसकी तर्ज भी मैंने सेट की है, उसको सुनाता हूँ। उसका एक बंद शायद याद होगा हमें, उसको सुनाता हूँ। जस्ट ए मिनट। तेरे शहर से क्या टूटा रिश्ता हमारा, हम तो जोगी हो गए, हम तो जोगी हो गए, अब कोई भी मौसम हो गम या खुशी का, हम तो जोगी हो गए,
हम तो जोगी हो गए। शुक्रिया। दिल इतना खाली है जैसे कि नाव, पानी में जलता है जैसे अलाव, मंजिल नहीं है कोई और ना किनारा, हम तो जोगी हो गए, हम तो जोगी हो गए। तेरे शहर से क्या टूटा रिश्ता हमारा, हम तो जोगी हो गए, हम तो जोगी हो गए। आशिक भी हम और महबूब भी, फिर जुस्तजू जाने किसकी रही, अंदर छुपा था जिसको बाहर पुकारा, हम तो जोगी हो गए, हम तो जोगी हो गए। बहुत अच्छी आपके, हमें लग रहा है मैं किसी जैसे आपके दोस्त हैं हरिओम साहब, उनका थोड़ा थोड़ा असर है। वो ट्रेंड है, वो लेकिन उन्होंने बहुत आपकी उन्होंने ट्रेनिंग ली है म्यूज़िक की। हम तो ऐसे ही गाते हैं शौक में। बहुत अच्छी। आपने कभी गाया है कहीं? हाँ, बहुत से मुशायरों में। ये हमारी बहुत मशहूर नज़्म है और 4 बंद हैं। अभी हमने मुख्तसर वक्त की कमी की वजह से 2 ही बंद सुना है, तो उसको। आपने फेवरेट शायर नहीं बताया अपना? हमारे शायरों में देखिए बहुत कम लोग हैं जो मीर तक़ी मीर और मिर्ज़ा गालिब से दूर रह सके। तो मीर तक़ी मीर, मिर्ज़ा गालिब और हम लोगों के ज़माने के फैज़ अहमद फ़राज़, ये सब हम लोगों के पसंद के शायर हैं। मगर हमने बहुत पढ़ा है, हमने उर्दू अदब को, लिटरेचर को बहुत पढ़ा है, तो बहुत से शायरों को पढ़ा है। तो उसमें बड़ी वैरायटी है हमारे तालीम, हमारे एजुकेशन में, हमारे सिस्टम में। हमने उर्दू लिटरेचर को काफ़ी संजीदगी से पढ़ा है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत। तो फिर हम मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड ऑन टेबल टॉक।